तो भाई लैंगिक समानता, महिला सशक्तिकरण के मुद्दे पर हमने कई बार आप लोगों के सामने बातें रखी हैं, लेकिन यह मुद्दा इस समय न्यायपालिका और विशेषकर सुप्रीम कोर्ट से जुड़ा हुआ है। हमारे देश के इस 70-75 वर्षों में हमने भारत की महिला राष्ट्रपति देख ली, हमने भारत की महिला प्रधानमंत्री देख ली, हमने भारत की महिला मुख्यमंत्री देख ली, हमने भारत की महिला राज्यपाल देख ली, हमने भारत की महिला आईएएस देख ली, हमने भारत की महिला आईपीएस देख ली, हमने भारत की महिला क्रिकेट टीम की बेहतरीन खिलाड़ियों को देख लिया, भारत में महिलाओं के ओलंपिक में बेहतरीन प्रदर्शन देख लिए, लेकिन आज तक हम न्यायपालिका और खास करके सुप्रीम कोर्ट में कोई महिला मुख्य न्यायाधीश नहीं देख पाए। यह बहुत ही बड़ा प्रश्न है, यह बहुत ही बड़ा सवाल है कि महिला सशक्तिकरण की जो मुख्य भूमिका निभाना है वह कार्यपालिका और विधायिका को तो निभाना है, लेकिन उस सशक्तिकरण का संरक्षण करने का दायित्व न्यायपालिका के पास है। और न्यायपालिका जैसी संस्था में आज तक कोई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भारत में महिला नहीं बन पाई है। यह भी एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन इससे भी बड़ा दूसरा सवाल यह है कि आखिर महिला जज सुप्रीम कोर्ट में अनुपातिक रूप में कम है। भाई हम बात करते हैं कि 50% भारत की आबादी या विश्व की 50% आबादी महिलाओं की है, तो आधी जनसंख्या होने के बावजूद जज जैसे पदों पर महिलाओं की इतनी संख्या कम क्यों है? एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है कि आखिर यह क्यों ऐसा हो रहा है? क्यों नहीं न्यायपालिका में महिलाओं के लिए सशक्तिकरण जैसे कदम के रूप में महिला जजों की नियुक्तियां हो पा रही है? आखिर महिला जजों की नियुक्ति में क्या प्रॉब्लम है? कहां समस्या आ रही है? क्या महिला जजों के परीक्षाओं को देने वाली लड़कियों की तादाद कम है? और अगर कम है तो क्यों है? और अगर वहां तादाद ठीक है तो फिर जजों में नियुक्तियां क्यों नहीं हो पा रही हैं? वहां नियुक्ति ठीक है तो सुप्रीम कोर्ट तक क्यों नहीं पहुंच पा रही हैं? एक बहुत बड़ा प्रश्न है जो कि कहीं ना कहीं न्यायपालिका को अपना उस प्रश्न का जवाब स्वयं भी ढूंढना है कि आखिर 75 वर्षों में क्या कमी रह गई भारतीय महिलाओं में कि भारतीय महिला भारत की सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस नहीं बन पाई, जबकि भारत के हर क्षेत्र में उसने अपना परचम लहराया है। एक बहुत बड़ा सवाल कि महिलाओं की संख्या न्यायपालिका में कम क्यों है? तो आइए देखते हैं मुद्दा क्या है और किस तरीके से वर्तमान में यह चर्चाओं में उत्पन्न हुआ है। चर्चाओं में क्यों, आइए देखते हैं। रिसेंटली द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, हाल ही में भारत के महान्यायवादी ने लिखित रूप से सुप्रीम कोर्ट को सुझाव दिया है कि न्यायपालिका में विशेषकर सुप्रीम कोर्ट में लैंगिक संवेदनशीलता बढ़ाने की दिशा में कदम उठाए जाने चाहिए। महान्यायवादी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में महिला न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। क्या है? जेंडर सेंसिटिविटी, लैंगिक संवेदनशीलता। तो वैसे तो लैंगिक संवेदनशीलता हर विषय में आ सकती है, अभी हम जुडिशरी की बातचीत कर रहे हैं। न्यायपालिका के प्रसंग में लैंगिक संवेदनशीलता से तात्पर्य महिला न्यायाधीशों की संख्या से है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ जुडिशरी, जेंडर सेंसिटिविटी रिफर टू द नंबर ऑफ वुमेन जजेस। भारत की न्यायपालिका में महिलाओं की स्थिति, आजादी के बाद से आज तक कोई भी महिला सुप्रीम कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश के तौर पर नियुक्त नहीं रही। अब कुछ लाल लाली बाद में हो सकता है अधूरा ज्ञान हो, कहीं से पढ़ लिख कर आएंगे और कमेंट्स करेंगे, नहीं सर हमारे देश में तो महिला न्यायाधीश बनी है। भाई महिला न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट में बनी है, मैं उसको नहीं मना कर रहा हूं। मैं मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के जजों में भी जो सबसे मुख्य जज होता है, जिन्हें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI कहा जाता है, वे आज तक एक महिला के रूप में नहीं बन पाई है। तो आखिर सवाल क्यों? क्योंकि भाई इतना बड़ा संस्थान, इतना महत्वपूर्ण संस्थान
50% आबादी का कोई प्रतिनिधित्व करने वाला चीफ जस्टिस क्यों नहीं बन पाया? वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में केवल 2 महिला न्यायाधीश है। यह भी एक बहुत बड़ा सवाल है कि भाई आधे जज होने चाहिए महिलाएं। चलो आधे नहीं तो जैसे पंचायतों में 33% की बातचीत है और लोकसभा राज्यसभा में भी 11% की बातचीत है। यहां मैं कहना चाहूंगा कि थोड़ा लोकसभा भी अपनी जिम्मेदारी को समझे और जो महिला विधेयक इतने वर्षों से अटका हुआ है अब उसको पारित करने का समय आ गया है। अब समय आ गया है कि हम अपनी जिम्मेदारियों को न केवल समझे बल्कि हम बराबरी की बात पर भी अपने आप को सामने पेश करें। तो वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में केवल 2 महिला न्यायाधीश हैं। वही यदि उच्च न्यायालय की बात की जाए तो देश की आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करने वाली महिलाओं की देश के उच्च न्यायालय में केवल 7% की भागीदारी है, मतलब राजनीतिक भागीदारी से भी बहुत कम। राजनीतिक भागीदारी तो भी ठीक है, यह भी सवाल है आपको क्या लगता है इसके पीछे? खास करके मैं लालियों से जानना चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट जैसे जगह पर, हाई कोर्ट जैसी जगह पर महिलाओं की संख्या कम के क्या कारण आपको लगते हैं? थोड़ा सा मुझे कमेंट्स करके बताते चलिए। 7% ही भागीदारी है। मणिपुर, मेघालय, पटना, उत्तराखंड, त्रिपुरा, तेलंगाना जैसे कई ऐसे हाई कोर्ट हैं जहां पर एक भी महिला न्यायाधीश नहीं है। निचली अदालतों के संदर्भ में महिला न्यायाधीशों के संबंध में आंकड़े एकत्रित करने के लिए सरकारी अथवा न्यायिक स्तर पर कोई भी पहल नहीं हुई है और नहीं ऐसा कोई तंत्र विकसित किया गया जो देश की निचली अदालतों में महिला न्यायाधीशों की स्थिति और संख्या का आकलन कर सके। तो महिलाओं का प्रतिनिधित्व बहुत ही न्यूनतम है। उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि महिलाओं का प्रतिनिधित्व क्यों जरूरी है। क्यों जरूरी है महिलाओं का जज के रूप में होना, और वह भारत जैसे देश के लिए तो कुछ ज्यादा ही जरूरी है। आखिर हम ऐसा क्यों कहेंगे? जिसमें मुझे बहुत सारे रीजन लगते हैं, जिसमें पहला रीजन लगता है गौरव कुमार कह रहा है पढ़ाई में दक्षता में कमी। मेरे लाल, ये पितृसत्तात्मक सोच वाला लाल है। अगर पढ़ाई में कमी होती तो देश की, भारत की सबसे बड़ी एग्जाम जो यूपीएससी हुई उसमें टॉप 3 में लड़कियां नहीं आई होती। अगर पढ़ाई में कमी होती तो 12th और 10th के रिजल्ट में लड़कियां आगे नहीं निकली होती। ये वही लाल है जिसको किसी ने बोल कर रखा हुआ है कि महिलाएं तो कमजोर होती हैं। स्कूल की दक्षता में कमी, हम ये तो नहीं मानेंगे कि स्कूल की दक्षता में कमी, हम ज्यादा मानेंगे कि यहां पर एजुकेशन केवल महिलाओं के लिए ही नहीं बल्कि हम कहेंगे कि उनके पास अवसर क्यों कम आ रहे हैं। गौरव कह रहा है कि स्कूल की दक्षता की बात कर रहे, ठीक है। तो अब सवाल यह है कि महिलाओं का प्रतिनिधित्व क्यों जरूरी है? भाई सबसे बड़ा रीजन है देश की आधी आबादी है और उस आधी आबादी का कोई प्रतिनिधि न्यायपालिका में नहीं बैठा है, तो यह न्यायपालिका के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देता है। यह प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देता है समानता पर, यह प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देता है देश के संविधान निर्माताओं के सपनों पर कि क्या वे एक ऐसा देश चाह रहे थे जहां केवल और केवल एक पर्टिकुलर जेंडर के लोग ही शासन में भागीदार बनेंगे। क्या वे ऐसे देश के निर्माण की कल्पना कर रहे थे जहां पर सभी को समान अवसर नहीं मिलेंगे? तो महिलाओं का प्रतिनिधित्व जरूरी है क्योंकि वह देश की आधी आबादी का प्रतिनिधित्व कर रही हैं, और जब वो देश की आधी आबादी का प्रतिनिधित्व कर रही हैं तो जरूरत है उसको पूरी तरह से मौका मिलना चाहिए। महिलाएं देश की आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करती है। देश के न्यायिक तंत्र में महिलाओं की पर्याप्त भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में भी देश के सार्वजनिक संस्थानों में महिलाओं के समुचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की बात को स्वीकार किया गया। याद करिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो 17 गोल है उसमें 5वें नंबर का गोल है जेंडर इनइक्वालिटी। और जेंडर इनइक्वालिटी अगर रहेगी तो कैसे हम उस गोल को अचीव कर पाएंगे?
महिला सशक्तिकरण के लिए विधायिका, कार्यपालिका के साथ न्यायपालिका के स्तर पर महिलाओं की भूमिका आवश्यक है। 21वीं सदी में देश के शासन के शीर्षस्थ स्तर महिलाओं की अपर्याप्त भूमिका रूढ़िगत मानसिकता को दर्शा रही है, अभी भी स्टीरियोटाइप मेंटेलिटी को दर्शा रही है। इसका मतलब कि महिलाओं की सक्षमता पर आज भी लोगों को लगता है कि वह सक्षम नहीं है, या फिर हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं यह रूढ़िगत मानसिकता ही है जिसके कारण महिलाएं इस क्षेत्र में अपने आप को नहीं ला पा रही है। विगत कुछ दशकों से महिलाओं के प्रति बढ़ते गंभीर अपराधों के आलोक में इस प्रकार के मामलों की सुनवाई के लिए महिला न्यायाधीशों का होना बहुत जरूरी है। महिलाओं से जुड़े अपराधों के न्याय निर्णय में महिला न्यायाधीश ऐसे पक्षों को रेखांकित करने अथवा प्रकट करने में सफल हो सकती हैं जिनकी ओर एक पुरुष न्यायाधीश का ध्यान संभव नहीं होता। इससे न्याय निर्णय में समग्रता और व्यापकता आएगी। इससे जो न्याय होगा वह और भी सटीक और कहीं ना कहीं सभी चीजों को, सभी आयामों को शामिल करने वाला होगा। न्यायपालिका में महिला न्यायाधीशों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित होने से देश के सामाजिक परिवेश में एक सकारात्मक संदेश जाएगा। साथ ही विधायिका और अन्य निकायों में महिलाओं की भागीदारी का मार्ग प्रशस्त होगा। महिला प्रतिनिधित्व कम होने के क्या कारण है? न्यायपालिका में महिला न्यायाधीशों को प्रतिनिधित्व दिए जाने का प्रश्न हमेशा ही उपेक्षित रहा, उस पर ध्यान ही नहीं दिया गया। सरकार और न्यायपालिका के साथ ही बौद्धिक वर्ग और मीडिया जैसी संस्थानों ने भी कभी इस मुद्दे पर ध्यान नहीं दिया। देश की अधिकांश जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है, जहां महिला शिक्षा अपेक्षाकृत बेहतर स्थिति में नहीं है। कानून जैसे विषय के अध्ययन की स्थिति अत्यंत पिछड़ी अवस्था में है। इस संदर्भ में लोगों में जागरूकता का अभाव है। जनरली कानून जैसे विषय की स्टडी को वह एक तरीके से डिग्री के रूप में देखते हैं। मैंने देखा है कि अधिकतर जो महिलाएं जब एलएलबी करवाई जाती है तो घर वाले कहते चलो एक डिग्री आ जाएगी, मतलब वो केवल उस डिग्री को प्राप्त करने के लिए कहीं ना कहीं एलएलबी करती हैं। सरकार और न्यायपालिका के स्तर पर भी कानून की पढ़ाई के लिए कोई विशेष कार्यक्रम और योजना का प्रारंभ नहीं हुआ। वही शहरी क्षेत्र में यद्यपि कानून की शिक्षा के लिए लोगों में जागरूकता तो है, किंतु जुडिशरी की तैयारी के लिए पर्याप्त इंस्टीट्यूट का अभाव, और अगर है भी तो फीस बहुत ज्यादा है। और इंस्टीट्यूट की मैं कहूँगा वैसे जरूरत कम, उससे ज़्यादा ज़रूरी है देश में ऐसे संस्थानों की उपस्थिति जो इस तरीके के विषय में स्नातक की उपाधि जब देते हैं तो उसके अंदर इस तरीके की क्षमता का निर्माण करना जो कि उन्हें बेहतर तरीके से इस फील्ड में ला सकती है। पर्याप्त संसाधनों के अभाव में न्यायपालिका के क्षेत्र में महिलाओं द्वारा कैरियर का विकल्प चुनने की संभावनाएं भी कम होती है। इसके अलावा उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए निर्धारित योग्यता संबंधी मानदंड थोड़े कठिन हैं और एक महिला के लिए इन मानदंडों का पालन करते हुए अपेक्षित योग्यता धारण करना थोड़ा कठिन हो जाता है। भाई सुप्रीम कोर्ट के लिए हम कहते हैं 10 वर्षों का कोई अनुभव होना चाहिए वकीली का, या फिर हाई कोर्ट के जज होने चाहिए। इस तरीके की चीजें जो एक लंबे करियर की बात को दर्शाते हैं। और कई बार महिलाएं जब बच्चे को जन्म देती हैं तो घर में जिम्मेदारियों के बढ़ने के कारण कई बार वह इन कार्य में पिछड़ जाती हैं। उदाहरण के लिए सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के तौर पर 5 वर्ष का अनुभव होना चाहिए अथवा उच्च न्यायालय को कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता होना जरूरी है। महिलाओं का न्यायपालिका में प्रतिनिधित्व कम होने का एक अन्य कारण देश में अखिल भारतीय सेवा जैसी किसी अखिल भारतीय न्यायिक सेवा परीक्षा प्रणाली का भी अभाव है। क्या समाधान होना चाहिए? उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट में महिला न्यायाधीशों की नियुक्ति संबंधी मानदंडों को महिलाओं के लिए कुछ शिथिल किया जा सकता है। महिलाओं को न्यायपालिका में प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए संविधान संशोधन के माध्यम से रिजर्वेशन भी दिया जा सकता है। हालांकि लोकसभा में महिलाओं को 33%, 50 नहीं 33% आरक्षण देने संबंधी विधेयक पहले से ही लंबित है। ऐसे में इस प्रकार के विधेयक का पारित होना कठिन लगता है। अगर अच्छी राजनीतिक इच्छा शक्ति हो, न्यायपालिका की पहल के आधार पर ही महिलाओं की न्यायालय में भागीदारी सुनिश्चित की जा सकती है। हायर मिडिल क्लास जो उच्च माध्यमिक शिक्षा में राजनीति विज्ञान जैसे विषय के साथ
विधि शास्त्र को भी वैकल्पिक विषय के रूप में दिया जा सकता है, ताकि कानून की पढ़ाई को साथ ही साथ शुरू कर दिया जाए। कानून की शिक्षा के प्रति एक ठोस आधार करने के साथ ही इस संबंध में लोगों को, विशेषकर लड़कियों को जागरूक किया जा सकता है। ग्रेजुएशन पीजी के स्तर पर भी सरकार का इस संबंध में ठोस योजना प्रस्तुत करनी चाहिए, ताकि विधि के अध्ययन के प्रति युवाओं में आकर्षण को बढ़ाया जा सके। ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्र में जुडिशरी की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए सरकारी कोचिंग संस्थान, मतलब सरकार के द्वारा ही चलाए जाने वाले इंस्टीट्यूट लाए जा सकते हैं। साथ ही कॉलेज के लेवल पर सरकार द्वारा इस प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं की निःशुल्क तैयारी भी कराई जा सकती है। साथ ही निजी इंस्टीट्यूट की फीस का भी स्टैंडर्डीकरण, माननीकरण किया जाना चाहिए। अखिल भारतीय सिविल सेवा की तर्ज पर अखिल भारतीय न्यायिक सेवा जैसी प्रतियोगिता परीक्षा भी लाई जा सकती है। केंद्र सरकार तथा स्वयं सुप्रीम कोर्ट को देश की न्यायपालिका के भीतर महिला न्यायाधीशों की नियुक्ति को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, और इसलिए भी दी जानी चाहिए क्योंकि हम एक ऐसे लोकतंत्र की कल्पना करते हैं जहां पुरुष की केवल मतलब अधिकारों का संरक्षण नहीं, बल्कि प्रत्येक लिंग या फिर हम कह सकते हैं प्रत्येक समुदाय के अधिकारों का रक्षण होना बहुत जरूरी है। हम एक ऐसे लोकतंत्र की बात करते हैं जो विश्व में सबसे परिपक्व लोकतंत्र होना चाहिए। इससे न केवल महिलाओं का पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो सकेगा, बल्कि न्यायाधीशों के खाली पड़े पदों को भी भरा जा सके। साथ ही महिला सशक्तिकरण की दिशा में यह एक उल्लेखनीय प्रयास होगा, जिसके दूरगामी सकारात्मक परिणाम उत्पन्न होंगे।